चलिए देखिएगा, भारतीय इतिहास में हम मध्यकाल का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने अभी कंप्लीट किया है मुगल काल को, ठीक है। लेकिन मुगल काल के अंतर्गत जो है अंतिम दौर पर हमें पढ़ना होगा कि मुगल प्रशासन क्या है और उसके स्थापत्य कला में क्या भारत के दृष्टिकोण से या भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके इतिहास में क्या परिवर्तन होता है या इतिहास में उनके द्वारा क्या क्या भारत की संस्कृति में बदलाव किए गए या भारत में जो है उनके रहने के तौर पर या उनके प्रशासन के तौर पर जो है भारत में किस प्रकार की स्थिति लाई गई, ठीक है। अब उसी आधार पर एक बात समझिएगा कि मुगल प्रशासन के बारे में बात करना इतना जरूरी क्यों है, ठीक है। जैसे आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में बात किया, लेकिन आप मुगल प्रशासन के तौर पर अगर आप समझेंगे कि मुगल प्रशासन के बारे में बात करना क्यों जरूरी है तो इसका मुख्य कारण है, याद रखिएगा कि देखिए, अब मुगल काल के स्तर पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि मुगल काल के अंतर्गत जो है लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि मुगल काल का जो समय रहा है, ठीक है, वो रहा है आपका 1526 से लेकर 1857 तक का, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि मुगल काल का जो समय रहा है वो क्या रहा है, 1526 से लेकर 1857 तक का समय मुगल काल का माना जाता है, ठीक है। अब इसी आधार पर एक बात समझिएगा कि लगभग अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो 300 से 400 साल लगभग आपको इसको देखने में समझ में आएगा। लगभग आप ये कह सकते हैं कि भारत के एक बड़े भूमि पर एक ऐसा प्रशासन तंत्र जो है अपने जड़ें बैठा कर रखा हुआ था जो लगभग 300 सालों से या 400 सालों तक जो है यहाँ पर शासन करता है। तो अगर आप एक बात समझेंगे कि मुगल काल के बारे में हम उसके प्रशासन को अगर नहीं पढ़ते हैं या उसके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि भारत के एक बड़े इतिहास के दौर को आप छोड़ चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी बात को समझिएगा कि अगर आप एक ऐसे व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसने भारत की भूमि पर लंबे समय तक शासन किया है और यह एक विदेशी शासन तौर पर जो है आप इसको देख पाएंगे कि भारत के क्षेत्र में आकर जब इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया तो किस प्रकार के विदेशी जितने भी प्रशासन तरीके थे उनको इन्होंने अपनाया, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन करते हुए भारत की स्थिति के अनुसार जो है इन्होंने परिवर्तनकारी एक निर्देशन प्रारंभ कर दिया। तो अब एक बात समझिएगा यहां पर कि मुगल काल का जो यह पूरा स्थापत्य है या मुगल काल का जो प्रशासन है, ठीक है, इस प्रशासन के आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं कि मुगल काल का यह जो प्रशासन है कहीं ना कहीं इतनी मजबूती के साथ काम कर रहा होगा जहां पर इसने 400 सालों तक शासन करने को निर्देशित कर लिया, ठीक है। अगर आप ऐसा कहें, देखिएगा कि हमने बहुत सारे लोगों का शासन प्रणाली देखा है ऐसे, चाहे वो यहाँ के देसी राजवंश हो चाहे फिर वो विदेशी राजवंश हो, तो सभी के बारे में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका सबसे मजबूत क्षेत्र क्या है, उनका प्रशासन क्षेत्र। अगर किसी व्यक्ति का प्रशासन तरीका सबसे मजबूत होगा तो वो लंबे समय तक वहां कायम रह पाएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका मतलब है कि उसका प्रशासन तरीका कैसा है, कमजोर है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि मुगल काल का यह प्रशासन तरीका क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके जो प्रशासन का जो तरीका था या इनका जो प्रशासन की जो पूरी प्रणाली थी या इनका जो नियम कानून था वो कहीं ना कहीं भारत के क्षेत्र के लिए जो है इनको मजबूती दे देता है, ठीक है। अब इसी प्रशासन के तौर पर याद रखिएगा कि इतने लंबे समय तक शासन करने के कारण जो है इनके इस प्रशासन के जो तरीके थे, ठीक है, इन प्रशासन के तरीके में इस प्रशासन के तरीके में कुछ इस तरीके से याद रखिएगा कि प्रशासन को कहीं ना कहीं इन्होंने अपने स्थिति के अनुसार बांट कर रखा हुआ था, ठीक है। अब उस स्थिति के अनुसार याद रखिएगा कि सबसे पहला कि प्रशासन ये किस प्रकार से करते थे या प्रशासन का तरीका क्या था इनका, ठीक है। तो प्रशासन के तरीके को हम समझे तो यहां पर याद रखिएगा सबसे पहले तो कि सबसे बड़ा जो स्थिति था यानी प्रशासन को करने के लिए, प्रशासन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नियमावली क्षेत्र चाहिए, ठीक है। जिस क्षेत्र में आप शासन करेंगे उस क्षेत्र को अगर हम लोग सामान्य तौर पर देखें तो क्षेत्र जो है 4 भागों में विभक्त हुए थे, ठीक है।
पहला जो भाग था याद रखिएगा जिसे हम कहते हैं साम्राज्य, जितने भी क्षेत्र में इनका शासन था उसे हम क्या कहेंगे, साम्राज्य। ठीक है, दूसरा जो क्षेत्र था याद रखिएगा जिसे कहा जाता था सूबा। ठीक है, तीसरा जो क्षेत्र था याद रखिएगा जिसे कहा जाता है जिला। ठीक है, और जिले को यहां पर कहा जाता था सरकार। ठीक है, सरकार याद रखिएगा। तो जिले का जो अभी वर्तमान में अगर आप उस समय के प्रशासन को अगर तुलना करेंगे तो वो जिला था, आज के वर्तमान समय में क्या है, ये जिला है, और उस समय क्या हुआ करता था, सरकार। याद रखिएगा, यानी हम जिले को इक्विवेलेंट कर सकते हैं सरकार के तौर पर। ठीक है, तो मुगल काल में जिले को क्या कहा जाता था, सरकार कहा जाता था। और उसके बाद आता है आपका प्रखंड। ठीक है, जैसे वर्तमान में हमें हमारे पास क्या है, जनपद है, ब्लॉक्स है। ठीक है, तो उसे कहा जाता था प्रखंड। और अंतिम जो बिंदु होता है याद रखिएगा जिसे कहा जाता था गांव, जिसे हम कहते हैं ग्राम। ठीक है, तो ये प्रशासन के तरीके में याद रखिएगा कि प्रशासन में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हुआ करता था इनके समय में, जहां पर साम्राज्य को जो है अपने घटते क्रम में बांटा गया था। याद रखिएगा, साम्राज्य क्या था, यह देश है वर्तमान समय के अनुसार, सूबा क्या है, प्रांत है, राज्य। ठीक है, जिला सरकार, प्रखंड जनपद ब्लॉक्स, और उसके बाद ग्राम गांव। ठीक है, तो इस प्रकार के क्षेत्रों के अनुसार जो है इसे बांटा गया था। याद रखिएगा, यानी अगर हम तुलना करें कि सबसे प्रारंभिक समय में, तो देखिए अगर इसको आप इस प्रकार से पढ़ना का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि प्रारंभिक समय में अगर आप देखेंगे तो मुगल काल को किसने स्थापित किया था, या मुगल सत्ता को किसने स्थापित किया था, तो बाबर ने स्थापित किया था। ठीक है, अब जब बाबर ने इसे स्थापित किया तो बाबर ने लगभग 26 में, याद रखिएगा 1526 में वो आया भारत में, और इसने 4 युद्ध लड़े। ठीक है, जैसे युद्ध लड़े याद रखिएगा इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। क्या ऐसा कोई व्यक्ति जब अपने आप में किसी सत्ता को स्थापित करने वाला होगा और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या वो इस प्रकार के प्रशासन को स्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि बाबर ने इस समय में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण प्रशासनिक सत्ता को स्थापित नहीं किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कौन आया था, बाबर के बाद हुमायूं। ठीक है, अब हुमायूं का समय जो है याद रखिएगा यह भी बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। संघर्षपूर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने भी वही युद्ध के समय जो है लंबे समय तक युद्ध करता रहा, और उसके बाद 15 साल के लिए जो है भारत के क्षेत्र से निष्कासित हो गया। जब तक पूरी बातें समझ पाता और ये वापस जब तक आया तब तक फिर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अंततः हुमायूं का समय भी जो है प्रशासन को स्थापित करने वाला नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बाबर और हुमायूं ने मुगल प्रशासन को पूर्णतः रूप से स्थापित नहीं किया था, या फिर उसे प्रशासनिक तौर पर जो है इसे स्थापित नहीं कर पाए थे। तो इसके बाद कौन आता है, अकबर का समय। और याद रखिएगा कि भारत में मुगल प्रशासन को स्थापित करने वाला जो व्यक्ति है या शासक है उसका नाम है अकबर, क्योंकि इसी ने जो है लंबे समय तक शासन व्यवस्था को स्थापित किया, और प्रत्येक प्रकार से याद रखिएगा, प्रत्येक प्रकार से जब इस शासन व्यवस्था को लागू किया तो उसमें हर एक शाखा, हर एक प्रकार के बिंदुओं पर जो है महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देते हुए जो है प्रशासन की जड़ें को मजबूत करने वाला जो व्यक्ति है या फिर जो प्रशासक है उसका नाम ही है अकबर। यानी मुगल शासन में अगर आपको ये लिखने को समझ में आए कि मुगल प्रशासन में जो है जिसने मुगल प्रशासन को एक बेहतरीन तरीके से जो है स्थापित किया तो वह व्यक्ति था अकबर, जिसने जो है लंबे समय तक इस प्रशासन को स्थापित तो किया ही किया, और उसे जो है हर एक प्रकार से, चाहे वो साम्राज्य की बात हो, सूबा की बात हो, या फिर प्रशासन से अलग, आप इस बात को समझिएगा कि प्रशासन केवल यहां पर संपूर्ण नहीं है, प्रशासन के अलावा आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, उसके बाद जो है आपका धार्मिक व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं को भी एक केंद्रीकरण के बिंदु पर जो है बांधा। तो अब इसके अलावा एक बात समझिएगा कि प्रशासन तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रशासन कैसा रहा है, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके अलावा जो है प्रशासन में कौन कौन व्यक्ति हुआ करते थे और क्या क्या इसमें जुड़ा हुआ चीज आपको फैक्ट के तौर पर याद रखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि धार्मिक व्यवस्थाओं के भी तौर पर अगर आप देखेंगे तो धार्मिक तौर पर आपको बता दूं कि लंबे समय तक प्रशासक जो है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही बाबर ने क्या किया था, यहां पर बादशाह अपने आप की उपाधि ली थी, बादशाह की उपाधि ली थी इसने, ठीक है। तो बादशाह की उपाधि लेने के साथ ही जो है खलीफाओं का, जो खलीफा हुआ करते थे, धार्मिक गुरु जिन्हें कहा जाता था, उनका अस्तित्व कम कर दिया। तो बाबर के समय से इसकी शुरुआत हो गई, अस्तित्व को कम करने की शुरुआत हो गई, क्योंकि धार्मिक व्यवस्था में किसका वर्चस्व ज्यादा हुआ करता था, धार्मिक गुरुओं का।
ठीक है। बाकी सभी क्षेत्रों में याद रखिएगा धार्मिक गुरु धीरे धीरे जो है, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ था, एक समय आपने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत के समय जो है धार्मिक गुरुओं का वर्चस्व सबसे ज्यादा हुआ करता था, और अगर किसी को सुल्तान बनना है तो धार्मिक गुरु या खलीफाओं से क्या लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है, स्वीकृति लेनी पड़ती थी, और जब वो सुल्तान आपको बोलेंगे तब आप सुल्तान बनेंगे। लेकिन अब समझिए कि जैसे ही मुगल काल का समय आता है याद रखिएगा, तो उसमें बाबर ने सबसे पहले शुरुआत कर दी क्या, कि धार्मिक गुरुओं के आधिपत्य को कम करते हुए इसने बादशाह की उपाधि खुद से धारण की। सुल्तान नहीं बोला खुद को, बादशाह बोला, और बादशाह के बोलने के कारण या उपाधि लेने के कारण जो है खलीफाओं का जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे कम होने लगा। इसके साथ ही हुमायूं या फिर सभी बाकी मुगल शासकों की बात करें तो हालांकि चूंकि ये मुसलमान या इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, तो ये कौन से कानून को मानते थे, शरीयत कानून के तहत इनकी व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन अकबर के समय, जब अकबर का समय आया याद रखिएगा, तो इसने एक प्रकार से शरीयत कानून को थोड़ा रूढ़िवादिता को समाप्त करते हुए जो है हर प्रकार के धर्मों को अपने वर्चस्व में जोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। तो इसके समय, अकबर के समय जो है याद रखिएगा, खलीफाओं को पूर्णतः रूप से समाप्त कर दिया गया, यानी एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि धार्मिक वर्चस्व में भी मुगल शासकों का वर्चस्व स्थापित हो गया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रशासन में तो इनका वर्चस्व था ही, सामाजिक व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास किया गया, लेकिन साथ ही साथ जो है धार्मिक व्यवस्था में जहां पर खलीफाओं का वर्चस्व ज्यादा हुआ करता था, वहां पर भी मुगल प्रशासकों ने जो है अपना आधिपत्य स्वीकार कराते हुए जो है धार्मिक गुरुओं का आधिपत्य कम कर दिया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत में आपको सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो देखिएगा प्रशासन के तौर पर जो है सबसे पहले याद रखिएगा हम बात करेंगे साम्राज्य, सूबा, जिला सरकार, प्रखंड और गांव के बारे में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे याद रखिएगा इनकी सामाजिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और स्थापत्य कला के बारे में, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं साम्राज्य के बारे में। देखिएगा ठीक है, तो साम्राज्य के प्रशासन के तौर पर एक बात याद रखिएगा कि साम्राज्य का जो प्रशासन था इसमें एकाधिकार हुआ करता था बादशाह का, ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रशासन जो था, ठीक है, केंद्रीय प्रशासन, इसमें सर्वोच्च कौन था, बादशाह, ठीक है। यानी केंद्रीय प्रशासन में याद रखिएगा सबसे केंद्रीकृत था, चूंकि आपको जानकारी होगा कि ये राजतंत्र व्यवस्था है, और राजतंत्र व्यवस्था और लोकतंत्र व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, राजतंत्र व्यवस्था में सभी शक्तियां किस पे निहित होती हैं, राजा में, बादशाह में। इसलिए याद रखिए केंद्रीकृत जो प्रणाली है, शासन प्रणाली है, उसमें यह प्रणाली जो है किस पे निहित था, बादशाह में। सभी प्रकार की शक्तियां एक ही व्यक्ति पे निहित थी, चूंकि इसे कहा जाता था राजतंत्र प्रणाली, ठीक है। तो याद रखिएगा सर्वोच्च जो होता था वो कौन था, बादशाह हुआ करता था, ठीक है। अब बादशाह जो है याद रखिएगा अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए, ठीक है, अपने विभिन्न कार्यों के लिए जो है मंत्री परिषद रखता था, जिसे विजारत के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मंत्री परिषद अर्थात विजारत, तो याद रखिएगा इसे विजारत कहा जाता था, और इसके अंतर्गत जो है प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, जिनमें मुख्य अधिकारी के तौर पर याद रखिएगा मुख्य अधिकारी। तो इसमें मुख्य अधिकारी कौन हुआ करता था, तो याद रखिएगा वकील, वजीर, ठीक है। मैं मुख्य अधिकारियों के नाम आपको बता रहा हूं जहां पर ये अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले होता था वकील, सबसे ऊंचा पद होता था ये, उसके बाद होता था वजीर, ठीक है, और याद रखिएगा उसके बाद आता है दीवान, ठीक है। शुरुआती समय में एक बात याद रखिएगा वकील और वजीर अलग हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही अकबर का समय आता है याद रखिएगा तो वकील और वजीर को फिर जो है एक पद दे दिया गया, यानी दोनों को एक ही कहा गया, और अंततः जो है जो प्रधानमंत्री हुआ करता था याद रखिएगा ये दोनों पद जो है प्रधानमंत्री के पास होने लगे थे, ठीक है। लेकिन शुरुआती समय में ये अलग हुआ करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वकील, वजीर, दीवान, और दीवान के बाद याद रखिएगा इसके बाद जो है इससे छोटा पद दीवान हुआ करता था, और उसके बाद जो है सद्र उल सुदूर, सद्र उल सुदूर, ठीक है। तो दीवान के बाद जो है सद्र उल
सुदूर, उसके बाद जो है याद रखिएगा काजी उल कुजात, काजी उल कुजात। ठीक है, तो ये मुख्य पद है याद रखिएगा जो कि मंत्रिपरिषद में हुआ करते थे। उसी के प्रकार से जो है याद रखिएगा कुछ ऐसे पद भी हैं, जैसे मीर बख्शी का नाम आपने सुना था। ठीक है, मीर बख्शी हो गया। उसी प्रकार याद रखिएगा जैसे आपने नाम सुना होगा मीर आतिश। ठीक है, मीर आतिश। इसके अलावा जो है खाने शमा। ठीक है, तो याद रखिएगा ठीक है, तो याद रखिएगा ये कुछ ऐसे पद हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं वजीर और वकील का। ठीक है, तो याद रखिएगा साम्राज्य का कौन होता था, ये प्रधानमंत्री। ठीक है, वकील और वजीर जो होते थे याद रखिएगा। और याद रखिएगा जैसे ही अकबर का समय आता है तभी जाकर याद रखिएगा कि वकील को ही वजीर कहा गया अकबर के समय में, यानी दोनों पद किसको मिल गए हैं, प्रधानमंत्री को मिल गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद आता है आपका दीवान। ठीक है, तो याद रखिएगा अकबर जब आता है यहाँ पर, ठीक है, अकबर का जब शासन व्यवस्था स्टार्ट होता है याद रखिएगा, तो इस समय इसने क्या किया था, अकबर ने एक पद की स्थापना की थी या फिर एक नया विभाग बनाया था, याद रखिएगा दीवान ए वजारत। ठीक है, दीवान ए वजारत। तो दीवान ए वजारत जो होता था याद रखिएगा एक्चुअल में ये क्या है, वित्त मंत्री। लेकिन अकबर के आने से पहले प्रधानमंत्री क्या हुआ करता था, वित्त मंत्री हुआ करता था, याद रखिएगा। लेकिन अकबर के आने के बाद दीवान क्या हो गया, वित्त मंत्री हो गया, और इसका विभाग का नाम क्या है, दीवान ए वजारत। ठीक है, तो इस विभाग में रहता था, याद रखिएगा। और इसी के साथ जो है सभी प्रकार के एकाधिकार अलग अलग हो गए। ठीक है, जैसे सद्र उल सुदूर, काजी उल कुजात, मीर बख्शी, है ना। तो याद रखिएगा इनमें आपको कुछ नाम याद रखना है। सद्र उल सुदूर जो होता था ये क्या होता था, यहां तक ये समझ में आ गया। दीवान क्या हो गया है, वित्त मंत्री हो गया है। ठीक है, तो इसका आपके विभाग का नाम भी आपको याद रखना है, दीवान ए वजारत के नाम से जाना जाता था। इसके बाद याद रखिएगा सद्र उल सुदूर जो है ये धर्म विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, धर्म विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, तो याद रखिएगा सद्र उल सुदूर या सद्र उल सद्र भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि सद्र उल सुदूर या फिर धर्म विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तो याद रखिएगा यहां पर अकबर के आने के बाद ही ये व्यवस्था, ये विभाग चालू हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मजहर का नाम मैंने आपको बताया था कि अकबर ने आने के बाद जो है मजहर नामक एक विभाग प्रारंभ किया था, जहां पर धर्म का एक अधिकारी होगा, लेकिन सर्वोच्च कौन होगा, सर्वोच्च हमेशा बादशाह होगा, याद रखिएगा। धर्म का भी सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, बादशाह होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बादशाह तो था ही, लेकिन फिर भी उसने धर्म के लिए एक सर्वोच्च अधिकारी चुना था जिसे कहा जाता था सद्र उल सुदूर। ठीक है, अब देखिए काजी उल कुजात क्या है। तो काजी के बारे में मैंने आपको बताया था, काजी उल कुजात जो है, ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश के तौर पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि न्याय देने के लिए जो है एक व्यवस्था की गई थी, न्याय विभाग की व्यवस्था की गई थी, और वहीं पर जो है मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो है काजी उल कुजात की स्थापना की गई थी। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो है यह अधिकारी हुआ करता था। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि मुख्य न्यायाधीश तो एक अधिकारी था ही, न्याय का अधिकारी था, लेकिन अगर सर्वोच्च अधिकारी की बात की जाए तो कौन होगा, वहां पर बादशाह ही सर्वोच्च अधिकारी होगा। लेकिन उससे छोटे स्तर पर अगर देखा जाए कि मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कौन हुआ करता था, तो काजी उल कुजात हुआ करता था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है मीर बख्शी। कई बार आपने नाम सुना होगा मीर बख्शी। बताइए मीर बख्शी क्या करता था, या मीर बख्शी कौन हुआ करता था। कई बार मैंने इसके बारे में बताया है, याद रखिएगा। बताइए जल्दी से। आपको याद होगा हुसैन अली को मीर बख्शी का पद मिला था, है ना। नहीं, सूबेदार तो सूबा का मुखिया होगा, यानी प्रांत के लिए। जैसे मैंने आपको यहां पर एक बात बताई है कि साम्राज्य का मुखिया केंद्रीकरण के अंतर्गत, तो यहां पर सब कुछ बादशाह के अंतर्गत, द्वार के अंतर्गत होगा। ठीक है, बादशाह के पास। सूबा की बात करेंगे तो प्रांत या राज्य हो गया यहां पर। ठीक है, तो प्रांत का मतलब अब सूबेदार कौन होगा, प्रांत का मुखिया। ठीक है,
तो जिस प्रकार का प्रशासन व्यवस्था यहां चलता है उसी प्रकार का छोटा प्रशासन व्यवस्था यहां चलेगा। तो सूबेदार यहां से वहां उठकर नहीं जा सकता, याद रखिएगा। ठीक है, सूबेदार अलग है, उसको आप जब भी पढ़ेंगे तो सूबेदार के तौर पर पढ़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, प्रांतपति या फिर सूबेदार, याद रखिएगा। ठीक है, वो राज्य के लिए हो गया। तो यहां पर याद रखिएगा मीर बख्शी जो हुआ करता था ये सैन्य संचालन का कार्य करता था। सैन्य संचालन, सेनापति नहीं, ध्यान रखिएगा, सेनापति नहीं। ठीक है, सैन्य संचालन का कार्य। अब सैन्य संचालन का मतलब सेनापति और सैन्य संचालन में क्या अंतर है, तो याद रखिएगा सेनापति जो है सेना का नेतृत्व करता है, उसे युद्ध के लिए जो है तैयार करता है और उसके बाद जो है वहां तक उसका काम सीमित हो जाता है। लेकिन मीर बख्शी का जो काम होता है, याद रखिएगा, सैन्य में किस प्रकार की सेना कहां पर रहेगी, ठीक है, यानी हुलिया कैसा होगा, इसको वेतन कैसा मिलेगा, उनका संचालन कैसा होगा और किसके पास कितनी सेना होगी या कैसे इसका संचालन किया जाएगा। तो मीर बख्शी जो है सैन्य का संचालन करने का कार्य करता था, याद रखिएगा, लेकिन सेनापति नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च। ठीक है, अच्छा, इसको आप बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है सैनिक होते हैं, ठीक है, तो जो सैनिक होते हैं, याद रखिएगा, उसका एक सेनापति या लेफ्टिनेंट होता है। लेकिन रक्षा मंत्री हमारे यहाँ, ठीक है, तो रक्षा मंत्री जो होंगे वो सैनिकों के संबंध में जितने भी कार्यवाही होंगे, अधिनियम होंगे, एक्ट होंगे, वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या लड़ने जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा उसी प्रकार मीर बख्शी जो है एक प्रकार से रक्षा मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, ये सैनिकों का पूरा संचालन करेंगे, उनके हुलिया, जितने प्रकार के उनके ड्रेस है या उनके संबंध में जितने भी कोड हैं वो सब कुछ मेंटेन करेंगे, लेकिन सेनापति का काम नहीं करेंगे। यहाँ पर सेनापति अलग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मीर बख्शी याद रखिएगा। अब मीर आतिश, ठीक है, तो मीर आतिश क्या है? आतिश कई बार आपने सुना, आतिशबाजी सुना होगा। ठीक है, तो जो तोप खाने का मुखिया होता था उसे कहते थे मीर आतिश, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा तोप खाने का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, अंततः याद रखिएगा खाने समा। ठीक है, खाने सामा कई बार आपने सुना होगा, बताइए क्या नाम सुना है इसके बारे में? कई बार आपने खान सामा, हमारे खान सामा है। ठीक है, तो जो राजमहल हुआ करता था उसका प्रबंधन का मतलब हर एक चीज, जैसे खाने पीने से लेकर हर एक चीज, कौन कहां पर रहेगा, कैसे रहेगा, कमरा क्या है, उन सब के प्रबंधन के तौर पर जो है खान सामा जो है इसका मुखिया हुआ करता था। ठीक है, तो राजमहल का प्रबंधन करने वाला जो व्यक्ति है उसे कहेंगे खान सामा। ठीक है, याद रखिए, यह खान सामा बोलते थे इसको। ठीक है, राजमहल का प्रबंधक। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार से कि जो ये प्रणाली है, ठीक है, ये साम्राज्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन का प्रणाली, याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत जो है केंद्रीय प्रशासन में ये हुआ करता था। ठीक है, याद क्लियर हुआ? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से व्यक्ति यहां पर कार्य करते थे। मंत्रिपरिषद को क्या कहते थे? विजारत। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कि मुख्य अधिकारी कौन हुआ करता था? प्रधानमंत्री, जो कि पहले वकील हुआ करता था, बाद में जो है वजीर का पद भी इसको दे दिया गया। तो वकील और वजीर जो है एक ही व्यक्ति कहलाए अकबर के समय में, याद रखिएगा। ठीक है, बताइए कोई डाउट है यहां तक? आगे चले देखिएगा, इसके बाद आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, ठीक, प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रांतीय प्रशासन के तौर पर एक बात को याद रखिएगा कि प्रांतीय प्रशासन का मतलब हो गया यहां पर सूबा शासन। ठीक है, तो प्रांतीय प्रशासन का मतलब है यहां पर कि हम सूबा के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति हुआ करते थे, सर्वोच्च अधिकारी कौन कौन से हुए करते थे, इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिएगा इसी के अंतर्गत आता है आपका सूबा प्रशासन। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से एक साम्राज्य या केंद्रीय प्रशासन में बादशाह मुखिया होता था, उसी प्रकार जो है याद रखिएगा सूबा शासन में एक सूबेदार जो है यहाँ का मुखिया हुआ करता था। लेकिन याद रखिएगा सूबेदार जो होता था ये धन कमाकर जो है कहां देता था? केंद्रीय प्रशासन को देता था। ठीक है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं बादशाह से छोटा हुआ करता था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा सूबा प्रशासन में या फिर औरंगजेब के समय जो है याद रखिएगा
सभी के समय सुबह की कुछ गिनतियां हुआ करती थी, ठीक है। सबसे अधिक सुबह शासन जो हुआ करते थे, याद रखिएगा, औरंगजेब के समय हुआ करता था, ठीक है। तो औरंगजेब के समय याद रखिएगा 22 सूबा हुआ करता था। सबसे ज़्यादा सूबा जो है प्रशासन में, याद रखिएगा, ठीक है, सर्वाधिक विस्तार जो है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम अकबर के समय की तुलना करें तो याद रखिएगा अकबर के समय केवल 15 सूबा हुआ करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा अकबर के समय 15 सूबे थे, ठीक है, याद रखिएगा। वही शाहजहां की बात करें तो उसके समय में जो है 17 सूबा हुआ करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से जो है सूबे को कितने भाग में बांटा गया था, तो याद रखिएगा उसे बांटा गया था सरकार, परगना और ग्राम में, ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने आपको बताया है तो इस बात से याद रखिएगा साम्राज्य को सूबा बांटा गया है। सूबा किसमें बटा है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि सरकार, ठीक है, फिर प्रखंड, जैसे आज हम ब्लॉक कहते हैं तो उस समय परगना कहते थे, ठीक है, और उसके बाद गांव। तो याद रखिएगा कि सूबा प्रशासन में जो है याद रखिएगा प्रशासन बटा था सूबा में। सूबा जो है याद रखिएगा ये बटा था आपका सरकार में, उसके बाद परगना और उसके बाद ग्राम या गांव में, ठीक है। तो याद रखिएगा बस एक ही बात आपको ध्यान रखना है कि सभी में केवल नाम आपको याद कर लेने हैं कि सूबा, सरकार, उसके बाद परगना और गांव, ठीक है। सूबे का मुखिया सूबेदार कहलाता था, ठीक है, याद रखिएगा। इसी को मनसब प्राप्त होता था, इसी के आधार पर जो है ये, ठीक है, अपने मनसब के आधार पर जो है सैनिकों को रखने का अधिकार और उन्हें वेतन देने का अधिकार जो है इस क्षेत्र में हुआ करता था, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि इसका मुखिया जो है, ठीक है, जो प्रांत के समतुल्य था उसके मुखिया आपको याद रखना है, सूबेदार इसका मुखिया हुआ करता था, ठीक है। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप प्रांत के तौर पर, इसे जिला के तौर पर और इसे प्रखंड के तौर पर, और ये आपका ग्राम हो गया, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो है समतुल्य किसके थे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा इसमें कौन कौन व्यक्ति क्या था, बस इतना याद कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा सूबों का जो मुखिया था, ठीक है, प्रधान था, इसे नाजिम या सूबेदार कहते हैं, ठीक है, मुखिया। नाजिम या सूबेदार कहलाता था, ठीक है, नाजिम या सूबेदार कहलाता था। वही सरकार की बात करें याद रखिएगा या जिला का मुखिया क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा अब यहां पर जितने भी व्यक्ति होंगे, ठीक है, सभी के सभी किसी न किसी सर्वोच्च अधिकारी के तौर पर कार्य करते हैं, लेकिन केंद्रीय प्रशासन की तुलना में ये कहीं ना कहीं छोटे हुआ करते थे, याद रखिएगा, इनका अधिकार क्षेत्र छोटा हुआ करता था, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि सरकार, आपको याद रखना है कि जिले को यहां पर इस समय क्या कहा जाता था, और सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन जो है इसी से पूछा गया है, याद रखिएगा कि सरकार मुगल प्रशासन के तौर पर जो है किसके समतुल्य हुआ करता था, किस प्रखंड के समतुल्य हुआ करता था, ये ध्यान रखिएगा, तो जिला के समतुल्य होता था। और इसको एकदम आईएमपी रखिएगा, लगातार आपकी इस क्वेश्चन को जो है 3 से 4 बार पूछा गया है, ठीक है। अब देखिएगा इसी के बाद जो है आपका सरकार, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो प्रधान होता था इसी को फौजदार कहते थे, फौजदार, ठीक है। तो इसका मुखिया कहलाता था फौजदार, याद रखिएगा। और इसी के अंतर्गत याद रखिएगा कि सरकार जो होता था, ठीक है, प्रधान फौजदार, या इसे सिकदारन भी कहते थे, ठीक है। जैसे नाजिम और सूबेदार कहा गया, उसी प्रकार इसे क्या कहते थे, सिकदारन या फिर सिकदार ए सिकदारन, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, सिकदार ए सिकदारन के नाम से जाना जाता है सरकार का मुखिया, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ याद रखिएगा जिला कोष का प्रधान, ठीक है, खजानदार भी था यहाँ पर, इस जिले कोष का प्रधान हुआ करता था। यहाँ पर जो पैसे जमा होते थे उसका एक कोषाधिकारी हुआ करता था, ठीक है, उसे खजानदार कहते थे, ठीक है। तो खजानदार का अर्थ ही बहुत सरल से समझ में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब परगना के लिए याद रखिएगा कि परगना का मुखिया कौन होता था, तो याद रखिएगा परगना या तहसील आप कह सकते हैं, प्रखंड कह सकते हैं। तो याद रखिएगा इसके लिए जो है
पोतदार। ठीक है, यहां पर दो व्यक्ति हुआ करते थे, याद रखिएगा, एक पोतदार, ठीक है, एक होता था पोतदार, याद रखिएगा, और दूसरा होता था, याद रखिएगा, आमिल। इन दोनों के अलग अलग काम होते थे, लेकिन मुखिया हुआ करता था, याद रखिएगा, दोनों के दोनों मुखिया होते थे इसमें। ठीक है, पोतदार क्या करता था, तो याद रखिएगा, पोतदार का मुख्य कार्य था राजकोष इकट्ठा करना। पोतदार राजकोष इकट्ठा करेगा और राजस्व के लिए जो काम करेगा, याद रखिएगा, वो आमिल हुआ करता था। ठीक है, तो राजस्व हेतु आमिल, राजकोष हेतु पोतदार, याद रखिएगा। इसी प्रकार याद रखिएगा कि ग्राम का जो ग्राम हुआ करता था, याद रखिएगा, ठीक है, तो ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, ये याद रखिएगा। ये तो हमेशा आपको याद रहेगा इस बात से कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी, और इसका जो मुखिया होता था, याद रखिएगा, पंचायत प्रधान। ठीक है, पंचायत प्रधान। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर कोटवार भी हुआ करता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कोटवार को इसे यहां पर चौकीदार कहते हैं। ठीक है, तो चौकीदार हुआ करता था। और लंबरदार, याद रखिएगा, लंबरदार जो है यहां पर मुखिया हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि जो सूबा प्रशासन है इसमें मुख्य रूप से जो है सभी नामों के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। सूबेदार, ठीक है, उसके बाद सिकदार ए, सिकदारन, उसके बाद याद रखिएगा पोतदार और आमिल, और यहां पर पंचायत प्रधान और लंबरदार जो है हुआ करता था ग्राम में। ठीक है, तो इसी प्रकार से सूबे प्रशासन चलती थी, याद रखिएगा, इनके अस्तित्व के अनुसार से। ठीक है, अब देखिएगा क्षेत्रीय प्रशासन की बात करते हैं, तो इसके बाद आप जितने भी बात करेंगे जैसे जिला, परगना और गांव की, तो ये क्षेत्रीय प्रशासन में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्षेत्रीय प्रशासन, क्षेत्रीय प्रशासन, तो देखिएगा क्षेत्रीय प्रशासन का जो अस्तित्व है, या फिर मुगल काल में जो क्षेत्रीय प्रशासन हुआ करता था, याद रखिएगा, इसमें कुछ प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, मैं मोटा मोटी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूं, याद रखिएगा। जैसे प्रमुख अधिकारियों की बात करें तो याद रखिएगा सबसे पहला नाम आता है कोतवाल। शांति और स्वच्छता के लिए जो है मुख्य अधिकारी हुआ करता था, याद रखिएगा। ठीक है, यानी शांति सुरक्षा नगर में इसका मुख्य कार्य था। ठीक है, तो शांति बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ जो है स्वच्छता बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है दूसरा व्यक्ति हुआ करता था, याद रखिएगा, काजी। तो इसे कहते थे, याद रखिएगा, काजी ए सरकार। तो जजिया और जकात कर वसूलने हेतु है, याद रखिएगा, यहां पर काजी ए सरकार हुआ करता था, याद रखिएगा, जिसकी वसूली करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, तीसरा होता है कानून गो। ठीक है, कानून गो, तो परगना का जो पटवारी होता है, पटवारी प्रधान जो होता है, याद रखिएगा, परगना का पटवारी प्रधान कानून गो के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार याद रखिएगा कारकुन जो है, कारकुन। ठीक है, तो परगने का क्लर्क, कानकुन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो याद रखिएगा आपने केंद्रीय प्रशासन देखा, प्रांतीय प्रशासन देखा और उसके बाद क्षेत्रीय प्रशासन देखा। इन प्रशासनों के आधार पर एक बात ध्यान रखिएगा कि हर जगह पर प्रशासन के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे। उन अधिकारियों का कार्य था कि क्षेत्र के हिसाब से जो है अपना कार्य निर्दिष्ट करें और साथ ही साथ जो है कर वसूल करके जो है केंद्रीय प्रशासन तक पहुंचाए। और इस प्रकार से जो है केंद्रीय प्रशासन की जड़ें पूरी तरीके से जो है क्षेत्रीय प्रशासन तक जुड़ी हुई थी। और इसी तरीके से जो है अपना प्रशासन इस नियंत्रित कार्यनीति के आधार पर चलाया जाता था, जिसमें मुगल प्रशासन ने लंबे समय तक जो है भारत के क्षेत्र में शासन किया। एक विदेशी होने के बावजूद याद रखिएगा इनके अगर अस्तित्व या प्रशासन के तरीकों को देखेंगे आप तो आपको इसमें अरब,
तुर्क या विभिन्न प्रकार के बाहरी जितने भी विदेशी रहे हैं उनके प्रशासन का अधिकारी क्षेत्र जो है आपको भारत में नजर आएगा कि ये जब प्रशासन को यहाँ लागू करते थे उस लागू करने का आधार जो है हमेशा विदेशी आधार रहा है। ठीक है, मतलब ये भारतीय आधार पर जो है किसी प्रकार का प्रशासन को लागू नहीं किया गया, बल्कि उसके बजाय जो है विदेशियों से सीख कर या विदेशियों के आधार पर जो है यहाँ पर कानून व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, तो जितने भी आप अधिकारियों का नाम पढ़ रहे हैं, जितने भी उनके कार्य क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, ये सभी के सभी कहाँ से आए हुए हैं? विदेश से आए हुए हैं। ठीक है, जिसमें अधिकांशतः आपको तुर्क मिलेंगे, अधिकांशतः आपको अरब मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो अरबों से तुर्कों से सीख कर जो है यहाँ पर सभी चीजों को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए देखिएगा इसके बाद जो है इनके सैन्य प्रशासन या सैन्य व्यवस्था की बात करें। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी प्रशासन या कोई भी काल, ठीक है, प्रशासन का काल कभी भी सबसे मजबूत तभी हो सकता है जब उसका सैन्य प्रशासन सबसे मजबूत हो। कारण यह है कि अगर आपके सैनिक कमजोर हैं या उनकी व्यवस्थाएं कमजोर हैं तो वो लंबे समय तक आपको टिकने नहीं देंगे, या फिर ऐसा होगा कि आपकी सैन्य व्यवस्था जैसे ही समाप्त होगी आप पर कोई और आक्रमण करके जो है आपकी स्थिति को समाप्त कर देगा। ठीक है, लेकिन मुगल काल ने अपने सैन्य व्यवस्था को इस प्रकार से संयोजित किया था कि इन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल था, साथ ही साथ अधिकांशतः आक्रमण में, अधिकांश युद्धों में इन्होंने हमेशा जीत हासिल की है। इसका मुख्य कारण क्या था? सैन्य व्यवस्था। ठीक है, तो सैन्य व्यवस्था के आधार पर याद रखिएगा इनके पास जो है एक से अधिक प्रकार के जो है सैन्य व्यवस्था हुआ करता था और इन्होंने समायोजित करके जो है सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया था। ठीक है, तो प्रारंभिक समय में याद रखिएगा इनकी जो सैन्य व्यवस्था थी उस व्यवस्था के आधार पर बादशाह जो होता था, याद रखिएगा, यह मुगल सेना का प्रधान सेनापति होता था। ठीक है, बादशाह जो होता था याद रखिएगा, संपूर्ण शक्ति तो बादशाह में नहीं थे। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रधान सेनापति होता था और सेना का जो संगठन था याद रखिएगा उसे दशमलव पद्धति पर संयोजित किया गया था। सेना का संयोजन, तो सेना का संयोजन दशमलव पद्धति पर संयोजित था, याद रखिएगा। ठीक है, और इनके सैन्य दल को 5 श्रेणियों में बांटा गया था, याद रखिएगा। इनके कुल 5 श्रेणियां थी, 5 श्रेणियां। ठीक है, तो सैन्य दल को 5 श्रेणियों में बांटा गया था, याद रखिएगा। और उन 5 श्रेणियों में सबसे पहला जो आता है याद रखिएगा पैदल सेना। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपका अश्वसेना, जिसे आप घुड़सवार कह सकते हैं। ठीक है, तोपची, ठीक है, तोपची तोप खाने की जो सेना थी, याद रखिएगा, इसे तोप खाना की सेना कह सकते हैं। उसी प्रकार जो है आपका हस्ती सेना और नौसेना। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के सैन्य दल में बटे हुए थे, याद रखिएगा। पैदल सेना की बात करें, याद रखिएगा, तो इसमें जो है कौन कौन होता था? तो इसमें 3 प्रकार के लोग शामिल थे, याद रखिएगा। पैदल सेना में 3 प्रकार के लोग। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रकार के? तो एक थे शमशीर, एक थे बंदूकबाज या बंदूकची भी बोलते हैं, याद रखिएगा। आप बंदूकबाज नाम याद रखिएगा, शमशीर, बंदूकबाज। इस प्रकार से 3 प्रकार की सेना इसमें शामिल थी, याद रखिएगा। और उसी प्रकार देखिएगा अश्व सेना जो होता था, ठीक है, इसमें जो है याद रखिएगा बरगीर और सिलेदार, बरगीर और सिलेदार। और याद रखिएगा मुगल प्रशासन का जो प्राण है अश्व सेना को माना जाता था। ठीक है, यानी मुगल प्रशासन के सेना का जो प्राण है वो अश्व सेना को कहा जाता था, याद रखिएगा। अश्वरोही सेना कहलाते थे। ठीक है, और मैंने बताया आपको मीर आतिश के बारे में। ठीक है, तो मीर ए आतिश तोपची जो कहलाते थे, याद रखिएगा, मीर ए आतिश।
आपको बता दूं कि बाबर के पास प्रारंभिक समय में उतनी सेना नहीं थी जितनी इब्राहिम लोदी के पास थी, ठीक है, पानीपत के पहले युद्ध में, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बाबर जीत गया था। इसका कारण क्या था? ये तोपची, याद रखिएगा, यानी तोप खाना। सबसे पहली बार जो है, याद रखिएगा, भारत में इस प्रकार से, उत्तर भारत में खासकर कहा जा सके कि बड़े पैमाने पर जो है तोप का प्रयोग किया गया था, और ये था पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। तो याद रखिएगा, तोपची मीर ए आतिश जो है इसमें शामिल हुआ करते थे। इसी विभाग के जो है सेना इसमें शामिल होते थे, जो मुख्य तौर पर क्या काम करेंगे? केवल तोप चलाने का काम करेंगे, ठीक है। मतलब इतने प्रकार से जो है वो कुशल हुआ करते थे कि तोप को कितनी जल्दी जल्दी चलाना है और किस प्रकार से चलाना है। क्योंकि देखिए, आपके सामने तोप रख दिया जाए और आपको बोला जाए मार दो सामने वाले को, ठीक है, लेकिन आपको एंगल का आइडिया ही नहीं है, आपको आग कैसे लगाना है कोई आइडिया नहीं है, तो फिर आप ऐसे कुशल सैनिक कैसे हो सकते हैं? इसलिए पर्टिकुलर तोपची जो हुआ करते थे, याद रखिएगा, इन्हें तोप चलाने के लिए ही आइडियल बनाया जाता था। और इस प्रकार से जो है, एक प्रकार से ये सबसे ज्यादा, यानी कि मुगल सेना को जिताने में जो सबसे बड़ा काम करता था, याद रखिए, सामने वाले को धराशायी करने में जो काम करता था, वो तोपची सेना हुआ करती थी, ठीक। इसके बाद याद रखिएगा, चौथे नंबर पर आते हैं हस्ती सेना, ठीक है। और याद रखिएगा, इसके लिए जो है अकबर ने एक अलग विभाग बनाया हुआ था जिसे पीलू खाना कहते थे, ठीक है, या पीली खाना कहते थे। तो पीलूपति का नाम मैंने आपको बताया था, पीलूपति जो हस्ती सेना को संभालने वाला है ना। तो याद रखिएगा, हस्ती सेना जो है पीलू खाना अलग विभाग बना था, याद रखिएगा, जो कि हस्ती सेना। अब हस्ती सेना क्या होती थी? इनका भी अलग प्रोग्राम होता था, याद रखिएगा। आप हाथियों को के साथ चल रहे हैं, तो हाथियों में बैठे हुए जो है आप किस प्रकार से युद्ध को के कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मान लीजिए आपको सिर्फ इतना ही आइडिया है कि तलवार लड़ा जा सकता है या तीर धनुष चलाया जा सकता है, लेकिन आपको हाथी पे बैठकर कैसे काम किया जाता है या कैसे युद्ध लड़ा जाता है ये जानकारी नहीं है, तो फिर आप हस्ती सेना के लायक नहीं है, याद रखिएगा। यानी आप कुशल होने चाहिए हस्ती सेना के तौर पर, जहां पर आपको हाथी में रहकर किस प्रकार से युद्ध कौशल को लड़ना है ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो है पूरी कुशलता के लिए जो है पीलू खाना विभाग बनाया गया था, याद रखिएगा, अकबर के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी के साथ याद रखिएगा इसे पील खाना कहा गया, ठीक है। अब देखिएगा, अंततः जो है नौसेना जो है, ठीक है, जिसे मीर ए बहर कहा गया है, मीर ए बहर। तो मीर ए बहर या नौसेना क्या होती है? तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने अपने समय में, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जितने भी शासक रहे, याद रखिएगा, नौसेना उनके पास नहीं हुआ करती थी, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, याद रखिएगा, कि एक शक्तिशाली नौसेना तैयार किया, जिसे एक विभाग दिया मीर ए बहर के नाम से, ठीक है। तो पानी वाले जो सैनिक हुआ करते थे, याद रखिएगा, यानी पानी में युद्ध लड़ने या जहाज में युद्ध लड़ने वाले जो सैनिक हुआ करते थे, इन्हें नौसेना कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 दल हुआ करता था, याद रखिएगा, इनकी सैन्य व्यवस्था में। क्लियर है? ठीक है। तो 5 दल याद रखिएगा इनके आधार पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा, मुगलों की थोड़ी दक्षिण नीति के बारे में बात करते हैं। थोड़ा समझिएगा, मुगलों की दक्षिण नीति को थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब बाबर आया, याद रखिएगा, तो बाबर ने जितने भी क्षेत्र को जीता प्रारंभिक समय में, ठीक है, उसने जितने भी युद्ध लड़े, याद रखिएगा, चाहे वो पानीपत का हो, ठीक है, खानवा को हो, ठीक है, तो जितने भी युद्ध लड़े, याद रखिएगा, उसने 4 युद्ध लड़कर जो है अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। यानी एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि उसके पास इतना समय नहीं था कि वह जो है प्रशासन को मजबूती तौर पर जो है आगे बढ़ा सके या साम्राज्य को विस्तृत कर सके। साम्राज्य को विस्तार उसने नहीं दिया था। हुमायूं का समय भी युद्ध लड़ते हुआ, वह अपने ही क्षेत्र को बचाने के युद्ध लड़ रहा था, याद रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, हुमायूं ने भी अपना विस्तार नहीं कर पाया। लेकिन जब बात आती है किसकी? अकबर की, और अकबर के बाद बाकी शासकों की, तो उन्होंने जो है दक्षिण के क्षेत्र पर फोकस किया और दक्षिण क्षेत्र के लिए अपनी नीति बनाई, ठीक है। और उसी को जाना जाता है, याद रखिएगा, मुगलों की दक्षिण नीति के तौर पर, ठीक है। तो एक एक करके थोड़ा समझते हैं कि सभी लोगों का यह नीति कैसा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा, अगर हम बात करें बाबर की और हुमायूं की, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बाबर और हुमायूं के समय जो है उनका कोई भी साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर नहीं हुआ था। सबसे पहली बार दक्षिण विस्तार जो है यह समय होता है, याद रखिएगा, अकबर के समय, ठीक है, जिसे हम खानदेश के तौर पर जानते हैं, ठीक है।
तो याद रखिएगा अकबर के समय जो इसकी शुरुआत होती है दक्षिण विस्तार की नीति के समय, ठीक है। तो सबसे पहली बार जो है अकबर ने खान देश को अपनी अधीनता स्वीकार कराई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और अकबर के समय जो है याद रखिएगा अहमदनगर का कुछ भाग भी जीता गया था मुगलों के द्वारा, ठीक है। अहमदनगर का कुछ भाग, तो ये भी याद रखिएगा, अहमदनगर का कुछ भाग पर अधिकार, ठीक है। तो अहमदनगर के कुछ भाग पर अधिकार किया गया। साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहां पर जो है सबसे पहले जो उसका संघर्ष हुआ था चांद बीबी के साथ हुआ था। आपको मैंने ये पूरी स्टोरी समझाई थी चांद बीबी के बारे में, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अकबर के बाद जो समय आता है याद रखिएगा जहांगीर का समय आता है। जहांगीर का समय, अब जब बात करते हैं जहांगीर के बारे में याद रखिएगा तो अकबर के बाद जहांगीर ने जो है दक्षिण के क्षेत्र में कई बार प्रयास किया और इस प्रयास में जो है याद रखिएगा अहमदनगर का मलिक अंबर, ठीक है, जिसमें गोरिल्ला युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था, मलिक अंबर काफी ज्यादा जहांगीर को परेशान किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस समय जो है केवल मलिक अंबर के क्षेत्र में जो है जहांगीर ने जो है प्रयास किया था, कई बार प्रयास किया, कई बार असफल प्रयास किया, है ना। तो याद रखिएगा इसने दक्षिण के मलिक अंबर, इसने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली से, ठीक है, याद रखिएगा जहांगीर को सबसे ज्यादा जो परेशान किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के कारण जो है सफलता नहीं मिली थी, किसका, मलिक अंबर का। तो जहांगीर ने भी काफी बार प्रयास किया, ठीक है। इसके बाद आता है किसका समय, 1633 में जो है शाहजहां का समय। तो याद रखिएगा जब शाहजहां का समय आता है 1633 का समय, याद रखिएगा इसके समय जो है याद रखिएगा शाहजहां के समय में जो है इसने अहमदनगर के कुछ क्षेत्र को जो है अपने मुगल के साम्राज्य में लाया और साथ ही साथ जो है याद रखिएगा अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, ठीक है, पहला 1633 में अहमदनगर क्षेत्र, उसके बाद जो है 1686 में याद रखिएगा बीजापुर और 1687 में जो है गोलकुंडा, ठीक है, याद रखिएगा 1686 और 1687 में याद रखिएगा गोलकुंडा। लेकिन याद रखिएगा ये किसके समय में, औरंगजेब के द्वारा हुआ था, इसके पुत्र के तौर पर, ठीक है, इसने औरंगजेब को भेजा था दक्षिण में विस्तार के लिए, याद रखिएगा। तो ऐसे स्थिति में याद रखिएगा कि गोलकुंडा जो है औरंगजेब के समय में जो है मुगल साम्राज्य में ला लिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि अंतिम तौर पर जो है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब जो है ना इसने अपना 25 वर्ष जो है दक्षिण में रहते हुए बिताया था, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ मुगल की जो जड़ें खोखली हुई थी वो औरंगजेब के समय में हुई थी, याद रखिएगा। कारण क्या था, केंद्रीय सत्ता को छोड़कर जो है इसने अपना 25 साल जो है कहां बिताया था, दक्षिण में बिताया था, ठीक है। तो इसके कारण जो है याद रखिएगा औरंगजेब ने 25 वर्ष बिताया, ठीक है। और इसी कारण जो है याद रखिएगा धीरे धीरे मुगल सत्ता जो कि दिल्ली में स्थापित थी वो धीरे धीरे उसकी जड़ें जो है खोखली हो गई। और याद रखिएगा स्मिथ ने, एक इतिहासकार है, याद रखिएगा स्मिथ, इसने कहा है कि दक्षिण भारत में औरंगजेब की प्रतिष्ठा और शरीर की समाप्ति दोनों सिद्ध हुई, ठीक है, क्योंकि लंबा समय इसने दिया था तो मृत्यु भी वहीं हुई, याद रखिएगा। तो अंततः जो है इसके मुगलों का जो दक्षिण नीति था वो कुछ इस प्रकार था, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें नाम किसका आता है, सबसे पहले अकबर के समय से शुरुआत हुआ, उसके बाद जहांगीर का समय, हालांकि जहांगीर को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, कारण था मलिक अंबर, याद रखिएगा। फिर उसके बाद शाहजहां के समय जो है अहमदनगर और बीजापुर को सफलता मिली, ठीक है, मुगल साम्राज्य में लाने का। और औरंगजेब के समय जो है गोलकुंडा का समय मिला 1687 में। लेकिन अंतिम तौर पर सबसे ज्यादा जो दक्षिण नीति पर अपना समय बिताया है वो औरंगजेब है, याद रखिएगा, क्योंकि ये पहले ही सूबेदार के तौर पर जो है दक्षिण क्षेत्र में जो है पहले से ही ये कार्य करता था शाहजहां के टाइम पर। और बाद में जो है इसे सुकून भी तभी मिला जब ये दक्षिण क्षेत्र में जो है, कारण क्या था, दक्षिण में कई बार बगावत हो रहा था और बगावत की स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी दक्षिण के क्षेत्र में कि लंबे तौर तरीकों पर जो है मुगल के जो प्रशासन थी उसको कमजोर किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में
औरंगजेब ने जो है अपना 25 साल जो है दक्षिण को दे दिया और उसके बाद जो है उसकी मृत्यु भी, और अंततः जो है उसका जो अंतिम कब्रिस्तान जो है याद रखिएगा वह भी दक्षिण में बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस सभी बिंदुओं के साथ हमें यह जानकारी मिलती है कि मुगलों की दक्षिण नीति जो है अगर सफल के तौर पर देखा जाए तो एक सीमित तौर पर जो है सफल था, परंतु जैसे ही अहमदनगर और बीजापुर और गोलकुंडा क्षेत्र को जीतने के बाद मुगलों में मुगल साम्राज्य मिला लिया गया, तो इसे हम सक्सेस कह सकते हैं या फिर विस्तारवादी नीति के तहत जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा बात करते हैं मुगल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा मुगलों की जो आर्थिक व्यवस्था थी, मुगलों की आर्थिक व्यवस्था, तो देखिए मुगलों की जो आर्थिक व्यवस्था थी याद रखिएगा उस व्यवस्था में मुख्य तौर पर जो है भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, अब आर्थिक व्यवस्था क्या होती है याद रखिएगा, तो प्रशासन किस प्रकार का है, ठीक है, या प्रशासन की स्थिति क्या है, उसके आधार पर यह तय करना आवश्यक होता है कि उस प्रशासन के तौर तरीकों से जो है किस प्रकार से आमदनी हो पा रही है, और वही आमदनी दर्शाता है कि उस साम्राज्य का आर्थिक व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि सबसे प्रारंभिक तौर पर हमने देखा कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, और गांव से लेकर केंद्रीय प्रशासन के साम्राज्य विस्तार तक जो है इस सभी बिंदुओं पर एक चीज सबसे महत्वपूर्ण था, वह था भूमि। ठीक है, और भूमि के आधार पर याद रखिएगा कि भूमियों का जो वर्गीकरण किया गया था वो 3 भागों में किया गया था। तीन प्रकार से। ठीक है, तो भूमि का जो वर्गीकरण किया गया था वो 3 प्रकार से किया गया था, जिसमें सबसे पहला जो भूमि था याद रखिएगा जिसे कहा जाता था खालसा भूमि। ठीक है, खालसा भूमि। और दूसरी भूमि हुआ करती थी याद रखिएगा जिसे जागीर भूमि कहा जाता था। कई बार आपने सुना होगा जागीर नहीं है तुम्हारा, इस प्रकार के शब्द। ठीक है, तो याद रखिएगा जागीर भूमि के नाम से। और तीसरा जो होता था याद रखिएगा सयुरगल, सयुरगल भूमि। ठीक है, खालसा भूमि क्या हुआ करता था, तो याद रखिएगा खालसा भूमि का मतलब होता है कि जो शाही भूमि हुआ करता था, ठीक है, सीधे जिस पर अधिकार किसका है, बादशाह का है या फिर किसी ऐसे प्रमुख दरबारी व्यक्ति का है या सर्वोच्च अधिकारी का है जिसे शाही भूमि के नाम से जानते हैं, और उसमें सीधे उससे जो भी पैसा आएगा वो खजाने में जमा होता था। ठीक है, इसे कहते थे हम लोग खालसा भूमि, याद रखिएगा। तो खालसा भूमि पर अधिकार जो है सीधे बादशाह का हुआ करता था, याद रखिएगा, या इससे प्राप्त जो भी आय होता था वो सीधे खजाने में जमा हुआ करता था। ठीक है, उसी प्रकार जागीर भूमि, तो याद रखिएगा सरदारों को और प्रधानों को, जितने भी सूबेदार हुआ करते थे या फिर परगना के जो प्रधान हुआ करते थे, याद रखिएगा उनको ये भूमि दी जाती थी, और उनसे आने वाले वेतन को जो है याद रखिएगा, ठीक है, यह भूमि दी जाती थी। तो ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए मैंने आपको बताया भी था ये बात कि पहले जो है शासकों के द्वारा जो है वेतन ना देकर उसके जगह पर भूमि दे दी जाती थी, और भूमि के बदले जो है उनसे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो वेतन दे दिया गया है, वेतन के बदले जो है भूमि दे दिया गया है, और भूमि पर जो भी उपज होगा उसका एक कर जो है वो पे करेंगे किसके पास, केंद्रीय सत्ता को। ठीक है, तो उसे कहते थे जागीर भूमि, याद रखिएगा। और सयुगल भूमि क्या होता है याद रखिएगा, तो धार्मिक व्यक्तियों को जो अनुदान में दी जाती थी, याद रखिएगा, ठीक है, जिसे मदद ए मास भी कहते थे, मदद ए मास। ठीक है, तो मदद ए मास मतलब धार्मिक व्यक्तियों को दिए जाने वाला अनुदान, ठीक है, कहलाता था याद रखिएगा सयुगल। ठीक है, अब देखिएगा इनकी कर प्रणाली कैसी थी या भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली, तो याद रखिएगा भू राजस्व प्रणाली जो है यानी कि टैक्स या कर जो होते थे, ठीक है, इसे कहा जाता था याद रखिएगा जप्ती या कर, जप्ती या कर। तो भू राजस्व प्रणाली में याद रखिएगा कि प्रारंभ में अकबर ने, मैंने आपको एक बात और बताई थी याद रखिएगा कि हुमायूं जब 15 साल के लिए निष्कासित था भारत से, तो इस क्षेत्र में जो है कौन शासन कर रहा था, जब हुमायूं निष्कासित था तो कौन शासन कर रहा था इस समय, शेरशाह। ठीक है, तो शेरशाह जब शासन कर रहा था याद रखिएगा, तो इसके द्वारा जो बनाया गया नियम था या जप्ती प्रणाली थी याद रखिएगा, उसी को अकबर ने कंटिन्यू किया था। ठीक है, यानी अकबर ने उसी प्रकार के शासन को अपनाया था जो कि शेरशाह ने बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी जप्ती प्रणाली को जो है जिसमें भूमि के उत्पादन का लगभग 1/3 भाग
कर के तौर पर दिया जाता था, याद रखिएगा, वसूला जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जब्ती प्रणाली क्या था? तो जब्ती प्रणाली जो है शेरशाह सूरी के द्वारा अपनाया गया एक भू राजस्व व्यवस्था था, जिसको अकबर ने कंटिन्यू किया था, या अकबर ने जो है उसको आगे जो है अपनाया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जब्ती, ये दूसरे नंबर पर आता है जब्ती ए हरसाला प्रणाली। ठीक है, जब्ती ए हरसाला प्रणाली, याद रखिएगा भूमि के पैमाइश पर, ठीक है, एक कर प्रणाली लागू किया गया था भूमि की पैमाइश पर। पैमाइश का मतलब होता है पैमाने के हिसाब से, यानी भूमि की नाप के हिसाब से जो है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता था जब्ती ए हरसाला प्रणाली। और ये जो है मुख्य तौर पर याद रखिएगा कहां कहां पर लागू होता था? तो याद रखिएगा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये लागू होता था, जैसे इलाहाबाद हो गया, अवध हो गया, ठीक है, मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया। तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जब्ती ए हरसाला प्रणाली को लागू किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ क्षेत्र का नाम याद कर लीजिए, जैसे कि अवध, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान जैसे क्षेत्रों में जब्ती ए हरसाला प्रणाली लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक आता है नस्क या कनकुत जब्ती। नस्क या कनकुत जब्ती, ये प्रणाली में दोष था, याद रखिएगा। इस प्रणाली में दोष होने के कारण जो है इसे बदल दिया गया। तो याद रखिएगा 1568 में जो है 1568 में इसे समाप्त कर दिया गया, बदल दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके स्थान पर लाया गया ठीक है, तो याद रखिएगा 68 के हिसाब से जो है ये कनकुत जब्ती प्रणाली जो है ना, इसे ऐसा कहा जा सकता है कि हरसाला प्रणाली के स्थान पर जो है इसे समाप्त किया गया और उसके स्थान पर ला दिया गया कनकुत जब्ती प्रणाली। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि जब्ती ये हरसाला प्रणाली के स्थान पर जो है 1568 में जो है कनकुत प्रणाली ला दिया गया। ठीक है, और इस प्रणाली के आधार पर जो है याद रखिएगा ये जो नस्क और कनकुत प्रणाली था ये किसने लाया था? तो याद रखिएगा सिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर लाया गया था। सिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर लाया गया था। और इसके आधार पर जो है क्या होता था? तो याद रखिएगा खेती को जो है ना रस्सी से नापा जाता था और जितना बीघा पैदावार होता था याद रखिएगा उसके हिसाब से राजस्व वसूला जाता था। पहले क्या होता था कि आप कितने भी कमाइए एक लिमिटेड जो है आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपने कितना भी कमाइए आपके लिए जो लागू कर दिया गया वो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप छोटे किसान हो या फिर आप कम कमाते हो। लेकिन जब इसको बदला गया 1568 में, उसके बाद जो है आपको देखा गया कि आपकी खेत कितनी बड़ी है, रस्सी से नापेंगे या बीघा से नापेंगे। ठीक है, फिर एक बीघे में जितनी कमाई होगी उस कमाई के आधार पर जो है आपसे कर लिया जाएगा। ठीक है, कब से स्टार्ट किया गया? 1568 से स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा सिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अंतिम तौर पर जो है आईने दह साला या टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, टोडरमल बंदोबस्त। ठीक है, या फिर आईने दह साला। ठीक है, तो अकबर के समय जो है याद रखिएगा इस प्रकार की व्यवस्था को लाया गया, आईने दह साला व्यवस्था को। ठीक है, इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और चूंकि इसके वास्तविक प्रणेता टोडरमल थे याद रखिएगा, इसलिए इसका नाम जो है टोडरमल बंदोबस्त का रखा गया है। ठीक है, और यह जो है 1/10 की पैमाइश पर 10 साला व्यवस्था लागू किया गया था, याद रखिएगा 1/10। ठीक है, यानी आपके उपज का 1/10 याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा भूमि मापन की जो प्रक्रिया थी इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। भूमि पैमाइश, एक सामान्य पैमाइश जो थी याद रखिएगा उसको बीघा कहा जाता था, सामान्य पैमाइश। लेकिन अकबर के समय में जो है याद रखिएगा इसके बाद जो है बदल दिया गया और इसे कहा गया इलाजी गज। ठीक है, तो याद रखिएगा इलाजी गज के तौर पर जो है 1586 में जो है, ठीक है, ये सामान्य है याद रखिएगा। इसके बाद आया था इलाजी गज 1586-7 में लाया था। ठीक है, याद रखिएगा इलाजी गज के तौर पर। और
इस इलाजी गज में जो है लगभग मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है, याद रखिएगा 41 अंगुल है ना, आपको याद होगा 41 अंगुल या फिर 33.5 जो है इंच जो है इस समय होता था, याद रखिएगा। और याद रखिएगा तो इलाजी और सिकंदरी गज ये दो चीज़ें जो है इस समय चलती थी, याद रखिएगा 41 अंगुल के तौर पर 41 अंगुल या 33.5 इंच, ठीक है। और एक था आपका सिकंदरी गज, और सिकंदरी गज में जो है याद रखिएगा इस समय इसकी जो पैमाइश थी वो छोटी हुआ करती थी, ठीक है। और इसमें आता था 39 अंगुल या फिर 32 इंच, 39 अंगुल या 32 इंच, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रकार की भूमि पैमाइश हुआ करती थी। ठीक है। चलिए अंतिम बिंदु पर देखिएगा, अंतिम बिंदु है जिसमें हम भूमि दान की बात करते हैं। इसके अंतर्गत याद रखिएगा भूमि दान को क्या क्या कहा गया है इस समय, भूमि दान प्रथा। तो याद रखिएगा भूमि दान के तौर पर याद रखिएगा इस समय में कुछ भूमि दान के तरीके थे, ठीक है, उन्हें कुछ विशेष नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, जैसे कि वरान जागीर, वरान जागीर, दूसरा जागीर, तीसरा मदद-ए-मास, ठीक है, वरान जागीर, जागीर, मदद-ए-मास, इसके बाद वजीफा, एमा और वजीफा, वजीफा, ठीक है। ये 5 प्रकार से भूमि दान किया जाता था, याद रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें वरान जागीर की, ठीक है, तो याद रखिएगा तो याद रखिएगा वरान जागीर क्या होता था, ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे मुगल शासक के अधीन कोई राजा है, अधीनस्थ, जिसने मान लिया है कि हम मुगल शासक के अधीन कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें दिया जाता था या उन्हीं के क्षेत्र में दिया जाता था, याद रखिएगा वरान जागीर। यानी राजाओं को दिए जाने वाली जो भूमि हुआ करती थी उसे वरान जागीर कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये एक प्रकार का जागीर हुआ करता था, ठीक है, और वंशानुगत हक हुआ करता था, लेकिन यह हस्तांतरित नहीं होती थी, याद रखिएगा। मतलब एक राजा जो है ये किसी और को नहीं दे सकता था, केवल वंशानुगत अपने पुत्र को दे सकता है, किसी और को नहीं बेच सकता या दे सकता उसको, ठीक है, वरान जागीर कहलाता है। जागीर क्या होता है तो याद रखिएगा मैंने बताया था मनसबदारों को जो दिया जाता था, ठीक है, मनसबदार को दिया जाने वाला भूमि जागीर कहलाता है, ठीक है। किसके बदले देते थे इसको, वेतन के बदले, याद रखिएगा। इसके बाद है मदद-ए-मास, तो याद रखिएगा धार्मिक व्यक्तियों को दिए जाने वाला मदद-ए-मास, ठीक है, धार्मिक व्यक्तियों को या विद्वानों को दिए जाने वाला भूमि। उसी प्रकार एमा, याद रखिएगा एमा का अर्थ होता है भूमि प्रार्थना और प्रशंसा के लिए जो है, ठीक है, उलिमाओं को दिए जाते थे, उसे एमा कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे किसी भी धर्म के जो मुख्य गुरु हैं, याद रखिएगा धार्मिक गुरु जो हैं, उनको दिए जाने वाला खासकर किसके लिए, प्रार्थना या फिर वेदों के उपचार या फिर किसी प्रकार के धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला जो भूमि हुआ था उसे एमा कहा जाता है, ठीक है। और अंततः याद रखिएगा दीन दुखियों को दिए जाने वाला, ठीक है, वजीफा, दीन दुखियों को दिए जाने वाला, ठीक है, वजीफा कहलाता है, ठीक है। चलिए कल का टॉपिक रहेगा हमारा मुगल काल की सांस्कृतिक व्यवस्था, ठीक है, और एक व्यवस्था और हम पढ़ेंगे इसमें जिसमें साहित्यिक व्यवस्था, ठीक है, साहित्य में क्या क्या जानकारी मिलती है इनके संबंध में, और उसके अलावा जो है इनके समय में कौन सी चित्रकला और मुगल कालीन स्थापत्य कला जो है शामिल की गई, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कल का जो टॉपिक रहेगा याद रखिएगा वो स्क्रीन आउट पर रहेगा, स्क्रीन पर रहेगा। कारण ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद करना है इसमें, क्योंकि स्थापत्य का निर्माण हमने पहले ही पढ़ा हुआ कि किसके समय में क्या क्या बना है, ठीक है। दूसरा हमें याद रखना है कि किसके समय कौन सा साहित्य लिखा गया है, किस साहित्य का अनुवाद किया गया है, ठीक है। धार्मिक स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं आएंगी यहाँ पर, लेकिन कुछ अगर ऐसे निर्माण कार्य हैं तो उस समय भी हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो आज एक्चुअली थोड़ा सा कैमरे में इशू आ रहा है इसलिए हम इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे, लेकिन कल जो है 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे क्लासेस पूरा पर चलेंगी, ठीक है।
तो यहाँ तक आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, जिसमें हमने जो है आज पढ़ा मुगल काल का जो प्रशासन व्यवस्था है, उसकी आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है, उन सभी चीज़ों को हमने देखा है, ठीक है। चलिए।